नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम अवैध ड्रग्स से जुड़े हुए कारोबार और उससे संबंधित कानून की बात करेंगे। एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं। इस कानून के मुताबिक नारकोटिक्स का ड्रग या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रोपिक पदार्थ का उत्पादन, पोजीशन, बिक्री, खरीद, व्यापार, आयात निर्यात या इस्तेमाल किया जाना जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरी के बाद ये संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का भी अधिकार होता है, प्रावधान होता है और एनडीपीएस एक्ट ये पूरा अधिकार देता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी इस पूरे मसले पर देंगे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया जी। तो नवीन जी, आपको ड्रग्स एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं पहले नवीन जी का। नवीन जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि अवैध ड्रग्स रखने की सजा क्या हो सकती है, ये हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मेरा जी, जो अवैध ड्रग्स रखने के लिए जो सजा है ये निर्भर करता है जिस व्यक्ति के पास में ड्रग्स पाए जाते हैं उस ड्रग्स की मात्रा कितनी है। मात्रा के आधार पर ही जो अपराध है ड्रग्स रखने का उसकी गंभीरता का आकलन किया जाता है। यदि इन ड्रग्स को निजी उद्देश्यों के लिए रखा गया हो, यानी कि छोटी मात्रा में यदि रखी गई है और वो जब्त की जाती है तो जो सजा होती है वो कम होती है। वही यदि व्यावसायिक क्वांटिटी है ना, मात्रा जो है वो व्यावसायिक हो यानी कि बड़ी मात्रा में हो और उसको जब्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सजा ज्यादा दिनों की या जो जुर्माना भी होता है वो भी बड़ी होती है। जैसे कि यदि देखा जाए है ना, तो भांग के मामले में है ना, या भांग के पौधे की खेती के लिए जो सजा है वो 10 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्योंकि यदि खेती की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है। जो मात्रा है वो व्यावसायिक मात्रा कही जाएगी, क्योंकि खेती का जो भी उत्पादन होता है वो कोई भी व्यक्ति स्वयं अकेले खुद के प्रयोग के लिए तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। जाहिर तौर पर उसका वो व्यापार करना चाह रहा है तो इसलिए इसको कमर्शियल क्वांटिटी माना जाएगा और सजा 10 लाख तक जुर्माना और 1 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा होती है। इसी प्रकार से यदि भांग की एक छोटी मात्रा जो कि महज 10 या 20 ग्राम हो, है ना, तो उसके लिए माना जा सकता है कि वो स्वयं के उपयोग के लिए रखी हुई मात्रा है और ऐसी स्थिति में जो जुर्माने का प्रावधान है वो 10,000 रुपए तक हो सकता है और कैद जो है वो 1 साल तक की दी जा सकती है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर यह है कि कोई भी ड्रग्स जो प्रतिबंधित है वो यदि किसी भी व्यक्ति के पास में जब्त किया जाता है तो मात्रा निर्धारित करता है कि सजा कितनी होगी। ठीक है। सर ये बताइए कि चरस, गांजे, अफीम जैसी नारकोटिक्स ड्रग्स को क्या मेडिकल यूज के लिए भी रखा जा सकता है? इसके लिए परमिशन कैसे ली जाती है? क्या इसका प्रोसीजर रहता है? जी जी, यदि हम हमारी आयुर्वेदिक इलाज पद्धति को देखें तो
ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो नशे के तौर पर भी उनका प्रयोग होता है, हाँ लेकिन उनके मेडिकल यूसेज भी होते हैं। जी जी दवाओं में भी एक काफी कंट्रोल्ड मात्रा में उनका प्रयोग आदिकाल से किया जाता रहा है। तो जहां एक तरफ इस तरह के पदार्थों का उपयोग जो है नशे के तौर पर यदि यूज किया जा रहा है तो उसको प्रतिबंधित किया गया है, वही यदि इनका प्रयोग मेडिकल यूज के लिए है तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंदर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाते हुए इस अनुच्छेद में औषधीय प्रयोजन के लिए इनके उपयोग की अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। अब भारत में बहुत सारे ऐसे औषधीय फॉर्मुलेशन हैं जिसमें विभिन्न मनोसक्रिय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अल्कोहल का प्रयोग हो गया, निकोटीन, कोडीन, ओपियोइड, एनाल्जेसिक्स और बेंजोडाइजेपाइन, इस तरह के जो पदार्थ हैं इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें होम्योपैथिक दवाओं में, तो होम्योपैथिक दवाओं में भी जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसमें अच्छी खासी मात्रा अल्कोहल की होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत सारे ऐसे इलाज की पद्धतियां हैं जिसमें प्रतिबंधित ड्रग्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो प्राथमिक सक्रिय घटक होते हैं इन सब्सटेंसेस में, एनडीपीएस अधिनियम जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है उसमें भी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 47 में भी प्रावधान है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की उपलब्धता के इस जो ये सब्सटेंसेस हैं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है, ताकि मेडिकल फील्ड और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो सफर न करे जी। अब इस अधिनियम की धारा 71 को यदि हम देखें तो धारा 71 में जो पंजीकृत नशेड़ी है, जैसे बहुत लोगों को इस हद तक आदत हो चुकी है कि अचानक से यदि उनको नशे से दूर कर दिया जाए तो उनकी जान तक जा सकती है या वे अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। तो वहां पर एक कंट्रोल्ड मात्रा में इनको इन नशीले पदार्थों को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, ताकि धीरे धीरे उनका इलाज करके और फिर उन्हें नशा मुक्ति की ओर बढ़ाया जाए। तो धारा 71 के अंदर इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसमें औषधीय भांग, औषधीय अफीम, ये इस प्रकार के पदार्थ जो है वे शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ यदि हम भारत की एनडीपीएस नीति जो कि 2012 में लाई गई थी, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि ओपियोइड के उपयोग के लिए, है ना, या ओपियोइड का अत्यधिक उपयोग करके जिनके अंदर विकार उत्पन्न हो गए हैं, उनके लिए भी जो है आयुर्वेदिक दवा कंपनियों को अफीम, पोस्ट इसके उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि औषधीय प्रयोजन के लिए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का उपयोग जो है उस पर कोई बैन नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए जो है नियमों के तहत आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है और परमिशन लेकर के जो भी प्रिस्क्राइब क्वांटिटीज हैं ऐसे संस्थानों के लिए उसका भी ध्यान रखते हुए उपयोग किया जा सकता है और उनको स्टोर किया जा सकता है। जी ठीक है सर, ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बैन है फिलहाल? देखिए, जो बैंड ड्रग्स हैं इनमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें एम्फेटामिन, बुप्रेनॉर्फिन, फिर चरस, गांजा, कोकीन, कोडीन, डायजेपाम, हेरोइन, एमडीएमए, मेथाम्फेटामाइन,
मेटाकुआलोन, मॉर्फिन, पॉपी स्ट्रॉ, इस तरह के जो पदार्थ हैं, इनकी छोटी मात्रा और व्यावसायिक मात्रा, ये सब जो है निर्धारित की गई है। इसके लिए एक लिस्ट उपलब्ध है, उस लिस्ट को देखा जा सकता है। तो मूल तौर पर जो दवाएं हैं जिनको प्रतिबंधित किया हुआ है, उसके नाम मैंने आपको बताए। जी, अब लिस्ट के अंदर हम देखेंगे तो इन सब की छोटी मात्रा, जो कि 1 ग्राम से 2 ग्राम होता है ना, और वाणिज्यिक मात्रा इसमें 20 ग्राम से लेकर के और उससे ऊपर की मात्रा को वाणिज्यिक मात्रा में रखा गया है। और हर एक बैंड प्रोडक्ट के लिए छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा अलग अलग है जी। किसी ड्रग के लिए जो वाणिज्यिक मात्रा है वो महज 20 ग्राम से ऊपर यदि होता है तो भी वाणिज्यिक मात्रा होता है, जबकि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो 20 ग्राम तक की मात्रा जो है उसको छोटी मात्रा में लिया जाता है। जी, जी, जी। जैसे कि डायजेपाम को यदि हम लें तो डायजेपाम की यदि 20 ग्राम की मात्रा किसी के पास है तो उसको छोटी मात्रा माना जाता है। वही यदि हम बुप्रेनॉर्फिल की बात करें तो इसकी 20 ग्राम से ऊपर की जो भी मात्रा होती है वो वाणिज्यिक मात्रा हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग क्वांटिटीज प्रिस्क्राइब है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइंस खोले हुई हैं, फोन करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल सवाल पे लौटते हैं नवीन जी, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले तो आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिया। बताइए कि क्या गंभीर मामलों में कोर्ट अपने विवेक से ड्रग कारोबार से जुड़े दोषी को मृत्युदंड भी दे सकता है? जी नेहा जी, इसके लिए हमें रेफर करना होगा एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 31A। सेक्शन 31A में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति धारा 19, धारा 24 या धारा 27A के तहत किसी भी प्रकार से किसी दंडनीय अपराध में शामिल होने के लिए यदि उसके ऊपर अभियोग लगाया गया है, या तो व्यक्ति के पास में ड्रग्स पाए गए हों इन धाराओं के तहत, इसलिए उसके ऊपर आरोप है, या फिर किसी प्रकार से इन धाराओं के तहत जो अपराध है उसको करने का प्रयास किया गया हो, या किसी को उकसाने का काम किया गया हो कि कोई और व्यक्ति इस तरह के अपराध करे जो धारा 19, 24 और 27A के तहत दंडनीय है। और या फिर व्यक्ति जो है वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े हुए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, तो पहली बार में जो भी सजा है इन धाराओं के अंदर, धारा 19, 24 और 27, जिसमें कि जुर्माना हो सकता है या फिर कारावास हो सकता है। जी जी। छोटी मात्रा के लिए पहले भी मैंने बताया कि छोटी मात्रा के लिए कारावास 1 वर्ष और जुर्माना 10,000 तक हो सकता है, जबकि वाणिज्यिक मात्रा के लिए 10 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब धारा 31A ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दोबारा से इन धाराओं में जो दंडनीय अपराध है उनको करने का आरोपी पाया जाता है, यानी कि एक बार सजा पाने के बाद भी यदि व्यक्ति नहीं सुधरता है, वह बार बार इस अपराध को दोहराता है, तो ऐसी स्थिति में एक कॉलम दिया हुआ है जिसके तहत ये कहा गया है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, उसके उत्पादन, निर्माण या उसके कब्जे में होना या उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना या भारत के अंदर आयात निर्यात करना, इस तरह के अपराधों में यदि व्यक्ति बार बार लिप्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मौत की सजा से भी दंडित किया जा सकता है। जी ठीक। तो सेक्शन 31A इसके तहत ये प्रावधान है। ठीक है सर। सर, ड्रग्स की तस्करी पर क्या सजा होती है? जी देखिए, यहाँ भी तस्करी के लिए भी जो है हमें मात्रा को देखना आवश्यक होता है। हाँ। यदि छोटी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है तो 6 महीने तक का सश्रम कारावास का प्रावधान है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना।
या तो कारावास और जुर्माना में से कोई एक सजा दी जा सकती है, जी। या फिर दोनों ही सजा दी जा सकती है, कारावास के साथ में जुर्माना। वही यदि छोटी मात्रा ना हो करके जो ड्रग्स की मात्रा है वो वाणिज्यिक मात्रा होती है, तो ऐसी स्थिति में जो सश्रम कारावास की अवधि होती है उसको 10 साल तक का किया जा सकता है और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है। एक बार फिर इसमें भी जो है या तो कारावास या जुर्माना या फिर दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं। जी। वही यदि बार बार ऐसा किया जाता है और भारी वाणिज्यिक मात्रा यदि होती है तो सश्रम कारावास की अवधि को 10 साल से 20 साल तक किया जा सकता है और जो जुर्माने की राशि है उसको भी 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है। जी, ठीक है सर। ये अवैध ड्रग्स रखने के जुर्म में बेल के क्या प्रावधान होते हैं, कैसे बेल कराया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है? जी नेहा जी, एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 37 में ये चीज कहा गया है कि जो भी नशीली दवाओं से संबंधित अपराध हैं वे संज्ञेय अपराध होते हैं और गैर जमानती होते हैं। गैर जमानती होने की वजह से इसके अंदर जो है पुलिस के पास में अधिकार नहीं होते हैं बेल देने के लिए, और कोर्ट में भी जो है एज ए मैटर ऑफ राइट कोई भी व्यक्ति बेल की मांग नहीं कर सकता है क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है ये। और जब तक आप आवेदन नहीं करते हैं अदालत के समक्ष तब तक आप बेल के लिए पात्र नहीं होते हैं। यानी कि आपको बेल एप्लीकेशन अदालत में जो है वो दाखिल करना होगा और बेल के लिए आवेदन करना होगा, तभी आपको बेल मिल सकता है। अब बेल के लिए भी जो है जब आप आवेदन करते हैं तो न्यायालय ऐसे ही आपको बेल नहीं देता है। न्यायालय सबसे पहले जो सरकारी वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनको मौका देता है कि आपके बेल के आवेदन पर वे अपनी आपत्ति को दर्ज करा सके। एक बार जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से ऑब्जेक्शन आ जाते हैं कोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट खुद को संतुष्ट करता है 2 बिंदुओं पर। सबसे पहला कि जो आपका आवेदन है उसके अंदर जो आपने तथ्य दिए हुए हैं और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑब्जेक्शंस हैं उनसे ये साफ साफ पता चल रहा है कि आप स्वयं जो है उस अपराध में लिप्त नहीं है, या हो सकता है आप कहीं ना कहीं से उसमें किसी और साजिश के तहत आप फंसाए गए हैं। तो कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करता है पहले कि आपके शामिल होने की संभावना जो है वो दिख नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट यह भी सुनिश्चित करती है कि यदि व्यक्ति को बेल दिया जाता है तो वो कोई और अपराध में अपने आप को शामिल नहीं करेगा या कोई और अपराध नहीं करेगा। तो इन संभावनाओं के प्रति जब अदालत संतुष्ट हो जाता है उसके बाद ही बेल ग्रांट करता है। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, आपने बहुत विस्तार से एनडीपीएस एक्ट के बारे में हमें हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।